नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को आव्यूह की जाति रैंक निकालना बताएंगे कि आव्यूह की जाति क्या होती है और किस प्रकार हम किसी आव्यूह की जाति ज्ञात करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आप लोगों को आव्यूह की प्रॉपर्टीज बताई थी कि किसी भी आव्यूह की कौन कौन प्रॉपर्टीज होती हैं, और आज के लेक्चर में हम आप लोगों को आव्यूह की जाति निकालना बताएंगे कि आव्यूह की जाति होती क्या है, इसका बेसिक क्या है, इसकी जाति किस प्रकार निकालते हैं, और किसी भी आव्यूह की जाति ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं। उनमें से एक विधि हम आज के लेक्चर में बताएंगे और जो दूसरी विधि है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो अपना आज का टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह की जाति। तो आव्यूह की जाति प्रारंभ करने के साथ हम आप लोगों को पहले आव्यूह की जाति के बारे में कुछ बताएं। तो जो हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का मैथ का फर्स्ट पेपर है, जो मेजर सब्जेक्ट में आएगा फर्स्ट पेपर, उसका जो पहला हमारा उसका दूसरा अध्याय है, उसका नाम ही क्या है, आव्यूह की जाति रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह की जाति रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसके साथ ही हम आव्यूह की जाति को रो से शो करते हैं, और आव्यूह की जाति यदि हमें सीखना है या फिर आव्यूह की जाति निकालना पता हमें कि किस प्रकार आव्यूह की जाति हम निकालेंगे, तो इसके पहले हमें आव्यूह की कोटि के बारे में पता होना चाहिए कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। और जब हमने शुरुआत से आप लोगों को आव्यूह बताया है, तो हमने आप लोगों को बताया था कि जो आव्यूह की कोटि होती है तो क्या होती है कि कोई भी आव्यूह कुछ संख्याओं में या एक निश्चित संख्याओं में, और कभी भी एक निश्चित संख्या में, और कभी कभी इनमें कि कोई भी आव्यूह एक निश्चित संख्या में कुछ पंक्तियों और स्तंभों से मिलकर बना होता है, और कभी कभी इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या मतलब अनंत भी हो सकती है, और अनंत होगी तो इसका कोई रूप नहीं होगा, इसलिए इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है, परिमित होती है या सीमित होती है। तो प्रत्येक आव्यूह एक निश्चित संख्या में पंक्ति और स्तंभों से मिलकर बना होता है। किसी भी आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं, हम आव्यूह की जब बनाते हैं, आव्यूह लिखते हैं, तो उसके नीचे उसकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या को गुणे में से लिख देते हैं। जैसे हमने क्या लिखा, m × n, तो इसका मतलब क्या है, जो आगे लिखा होता है वो पंक्ति की संख्या को बताती है, और जो पीछे लिखा होता है वो स्तंभों की संख्या को बताती है। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, इसमें स्मॉल m पंक्तियां हैं और स्मॉल n स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, ये m/n कोटि का एक आव्यूह है। अब हमें आव्यूह की जाति निकालना है, तो उसकी जाति निकालने की जो फर्स्ट विधि हम बता रहे हैं, इसे बोलते हैं संक्रिया के द्वारा आव्यूह की जाति ज्ञात करना, अर्थात हम इसे संक्रिया लगाकर किसी आव्यूह की जाति ज्ञात करेंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले कुछ बिंदु ध्यान देने हैं कि कुछ बिंदु क्या होते हैं जो हम इसमें लिख रहे हैं। फर्स्ट मेथड हमारी जो आव्यूह की जाति ज्ञात करने की, ये हमें बिंदु यदि पता होंगे या इन बिंदुओं को अच्छे से ध्यान दें तो हम बड़ी आसानी से आव्यूह की जाति निकाल लेंगे। और यदि वो बिंदु है तो वो क्या होते हैं, ये किसी भी आव्यूह की जाति यदि हम किसी भी आव्यूह की जाति ज्ञात करें, तो किसी भी आव्यूह में जितनी भी आशून्य पंक्तियां होती हैं या कितने आशून्य स्तंभ होते हैं, तो किसी भी आव्यूह में आशून्य पंक्तियों या आशून्य स्तंभों की संख्या जो होती है वही आव्यूह की जाति होती है। अर्थात आव्यूह की जाति उसमें उपस्थित आशून्य पंक्तियों
या अशून्य स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। और तो इससे हम क्या है, आप भी जब देखेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि उसमें कितनी अशून्य पंक्तियां और अशून्य स्तंभ मौजूद हैं। अशून्य पंक्ति से मतलब क्या है, कोई हम आप लिखें जिसमें एक पंक्ति हमने लिख दी है, तो कोई भी पंक्ति अशून्य कब कहलाएगी, यदि उसके सभी भी अवयव जीरो ना हो। इसमें देखे जाए तो इसमें एक अवयव जीरो है, इसका एक अवयव जीरो, इसका एक भी अवयव जीरो नहीं है। या स्तंभ, पंक्ति या स्तंभ दोनों में चीज लागू होगा। इस स्तंभ में देखें तो इसके दो अवयव तो जीरो हैं, लेकिन सभी अवयव जीरो नहीं है। यदि किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव क्या हो, जीरो हो, तो इस प्रकार हम क्या बोलेंगे, इसकी ये पंक्ति शून्य पंक्ति है। तब हम इसे छोड़ सकते हैं। और छोड़ क्यों सकते हैं, क्योंकि पूरी शून्य है। और ऐसे आप का जब मान ज्ञात करते हैं तो इसका मान क्या प्राप्त होता है, जीरो प्राप्त होता है ना। तो मतलब पहला क्या है कि किसी भी आव्यूह में कितनी अशून्य पंक्तियां या अशून्य स्तंभ मौजूद होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि किसी भी आव्यूह में हमने देखा कि कोई पंक्ति पूरी तरह शून्य नहीं है, तो दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि उसे संक्रिया के द्वारा भी शून्य न बनाया जा सके। संक्रिया के द्वारा भी शून्य न बनाया जा सके, है ना। कि यदि हम अशून्य अभी नहीं है कोई पंक्ति, लेकिन यदि हमने संक्रिया लगाई और शायद संक्रिया लगाकर हमने इसे क्या कर दिया, जीरो बना दिया पंक्ति या स्तंभ को, तो इसका स्तंभ क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। तब इस स्तंभ को क्या माना जाएगा, शून्य स्तंभ। मतलब शुरुआत में भले एक हो, लेकिन यदि हम इसे आगे जीरो बना देंगे तो भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा स्तंभ शून्य हो जाएगा। मतलब शुरुआत में भी शून्य ना हो और संक्रिया के द्वारा भी शून्य ना बनाया जा सके, ना बनाया जा सके। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। मेन चीज क्या होता है, जब कोई पंक्ति की किसी भी आव्यूह की पूरी पंक्ति या स्तंभ शून्य होती है, तो जब उस आव्यूह को हल करते हैं या उसका हल करके मान ज्ञात करते हैं, तो उसका मान क्या प्राप्त हो जाता है, हमें जीरो प्राप्त होता है। अर्थात किसी भी आव्यूह की यदि कोई पंक्ति पूरी शून्य है या उसका कोई स्तंभ शून्य है, तो ऐसे आव्यूह का मान क्या प्राप्त होता है, जीरो प्राप्त होता है। और जब आव्यूह का मान जीरो प्राप्त होता है, तो जो आव्यूह की कोटि होती है, तो जो आव्यूह की जाति है वो कोटि के बराबर नहीं बल्कि कोटि से कम होती है। तो ये वाला जो हमने अभी पॉइंट बताया दूसरी विधि में मतलब ज्यादा होता है, इसलिए हमने उसे नहीं बताया। और जो विधि हम बता रहे हैं उसके पॉइंट आप लोगों को बता रहे हैं। फिर इसमें तीसरा पॉइंट आता है, कभी भी जो आव्यूह की जाति रो होती है वो आव्यूह की कोटि, जिसे स्मॉल एन शो करते हैं, आव्यूह की कोटि से अधिक नहीं होती। अर्थात आव्यूह की जाति है उसका अपना कोई स्वतंत्र नहीं है, वो आव्यूह की कोटि के आधार पर ज्ञात की जाती है और आव्यूह की कोटि पर निर्भर करती है। और इसका कभी मान आव्यूह कोटि से अधिक नहीं होता, अधिक नहीं होता। क्या होता है, कोटि के बराबर या इससे कम होता है, या कम होता है, बराबर होगा या फिर क्या होता है, कम होता है। अब कब बराबर होगा और कब कम होगा, और कम होगा तो कितना होगा, वही हम अब विभिन्न विधियों द्वारा वही निकालते हैं। और जब हमें इस निश्चित संख्या प्राप्त हो जाती है तो वही आव्यूह क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो कितने पॉइंट बढ़े कि किसी भी आव्यूह में जितनी अशून्य पंक्तियां और अशून्य स्तंभ होते हैं उनकी संख्या ही वो आव्यूह की जाति कहलाती है। हमने या लगाए हैं, इसका मतलब यदि किसी भी आव्यूह में क्या पंक्ति देख ली जाए और अच्छा स्तंभ देख लिए जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, आव्यूह की कोई पंक्ति या स्तंभ यदि अशून्य है तो उन्हें संक्रिया के द्वारा भी शून्य न बनाया जा सके। मतलब उसकी हम जाति ज्ञात करते हैं तो हमने क्या विधि है नाम, संक्रिया के द्वारा आव्यूह की जाति ज्ञात करना। हमें केवल अशून्य पंक्ति या अशून्य स्तंभ देखना है तो कितना आसान है आव्यूह की जाति ज्ञात करना। लेकिन कभी कभी उसकी पंक्ति तो यहाँ पे अशून्य दिख रही है, लेकिन संक्रिया लगाकर इस पूरी पंक्ति को शून्य बनाया जा सकता है। तब हमें इस विधि में यही चेक करना या यही ज्ञात करना है कि किन पंक्तियों को शून्य बनाया जा सकता है और कौन कौन पंक्ति अशून्य उपस्थित है। वही हमारा क्या है, सवाल को हल करना है हमारा। तो मतलब संक्रिया द्वारा उन्हें शून्य न बनाया जा सके। फिर आव्यूह की जाति कभी भी आव्यूह कोटि से अधिक नहीं होती, इसका मान
सदैव आव्यूह की कोटि से क्या होगा, बराबर या फिर कम, बराबर होगा या फिर क्या होगा, कम होगा। फिर इसमें हम जो आव्यूह की कोटि प्राप्त होती है वही उस आव्यूह की क्या होती है, पंक्ति जाति होती है। जो आव्यूह की हमें जाति प्राप्त होती है, आव्यूह की जाति, जो आव्यूह की क्या होती है, जाति होती है, वो आव्यूह की जाति आव्यूह की पंक्ति जाति व स्तंभ जाति के भी बराबर होती है। अर्थात हम किसी भी आव्यूह की 3 प्रकार की जातियां निकाल सकते हैं। पंक्ति जाति, पंक्ति जाति कैसे निकालते हैं, हम किसी भी आव्यूह की जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों को लेकर हम क्या करेंगे, उन्हें जीरो बनाएंगे। यदि हमने उस किसी आव्यूह की 3 पंक्तियां थी, यदि हमने उस कोई एक पंक्ति सहायता से शेष 2 पंक्तियों को जीरो बनाएंगे। यदि हमने उसकी किसी पंक्ति को जीरो बना लिया तो जितनी पंक्ति थी तो उसकी संख्या क्या होगी, जितनी अशून्य पंक्तियां लास्ट में बचेंगी वही उसकी पंक्ति जाति हो जाएगी। उसी प्रकार स्तंभ में काम करते हैं, 3 स्तंभ को अलग लेकर किसी एक स्तंभ की सहायता से शेष स्तंभ को शून्य बनाते हैं। जितने स्तंभ शून्य हो जाएंगे पूरी तरह वो जाति में नहीं गिने जाएंगे, और जो लास्ट में जिसे शून्य न बनाया जा सकेगा तो उसे क्या ज्ञात कर लेंगे, उसकी जाति में। मतलब एक प्रकार से क्या बोल दिया जाए कि हम उसकी स्तंभ लेते हैं तो एक स्तंभ की सहायता से शेष स्तंभों के सभी अवयव को जीरो बनाते हैं वो चीज। तो लास्ट में हमें जब ऐसा करते हैं एक फाइनल पंक्ति या स्तंभ बचता है, उस फाइनल पंक्ति स्तंभ में जितने भी अवयव अशून्य होंगे, यदि वो 3 स्तंभ थे तो 3 अवयव होंगे, 4 स्तंभ थे तो उसमें 4 स्तंभ थे तो हर स्तंभ में तो इसमें जो फाइनल स्तंभ में पंक्ति बचती है उसमें कितने अवयव अशून्य हैं। जितने भी अवयव अशून्य होंगे तो उसकी पंक्ति जाति निकाल रहे हैं तो वही उसकी पंक्ति जाति बन जाएगी, और स्तंभ जाति निकाल रहे हैं तो इसकी स्तंभ जाति बन जाएगी। और किसी भी आव्यूह की केवल एक ही जाति होती है, अर्थात उसकी पंक्ति जाति और स्तंभ जाति और पूरे आव्यूह की जाति क्या होती है, समान होती है। यदि हमने पंक्ति जाति निकाल ली है तो वह इसकी स्तंभ जाति होगी, वही पूरी आव्यूह की जाति होगी। यदि हमें आव्यूह की जाति पता है तो हम ये कह सकते हैं कि यही उसकी पंक्ति जाति है और यह उसकी स्तंभ जाति है। और इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है कि किसी भी आव्यूह की जाति कभी भी ना तो शून्य होती है, ना शून्य होती है और ना ही ऋणात्मक होती है, और ना ही क्या होती है, ऋणात्मक होती है ना। तो यही मस्ट पॉइंट है। और लास्ट है किसी भी आव्यूह की जाति है वो क्या होती है, किसी भी आव्यूह की कम से कम या छोटी से छोटी, या फिर किसी भी आव्यूह की जाति का सबसे कम मान, जाति का सबसे कम मान या कम से कम मान कितना होता है, 1 होता है। अर्थात किसी भी आव्यूह की जाति 1 से कम नहीं होती। यदि कोई आव्यूह दिया है, उसका अस्तित्व है, तो उसकी जाति उसकी कोटि बराबर होगी या कम होगी, और कम होते होते क्या हो सकती है, लास्ट में 1 हो सकती है, 1 से कम कभी नहीं होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, ना कभी शून्य होगी और ना कभी ऋणात्मक होगी। यदि हम इसे एग्जाम्पल द्वारा समझाएं तो माना हमारा एग्जाम्पल एक आव्यूह इस प्रकार है, और हम उस आव्यूह का नाम देंगे कि एक आव्यूह है कैपिटल ए, और उसका क्या है 1 1 1 2 3 4 -5 6 और 7 है। ये आव्यूह के क्या हमारे अवयव है। अब जाति निकालना है तो इससे पहले हमें संक्रिया लगानी आनी चाहिए कि हम किसी भी आव्यूह में किस प्रकार संक्रिया लगाते हैं, क्योंकि अभी हमने आप लोगों को संक्रिया के बारे में नहीं बताया कि आप संक्रिया क्या होती है और किस प्रकार लगाते हैं। तभी हमने जो पॉइंट बताए इसके आधार पर हम किसी भी आव्यूह की जाति कैसे ज्ञात करते हैं हम आपको विधि के द्वारा समझा दे रहे हैं। अभी हम हल करके नहीं बताएंगे क्योंकि हमने संक्रिया बताई नहीं है। आप लोगों से बहुत लोगों से संक्रिया बनती होगी, तो जैसा हम बता रहे हैं आप संक्रिया के द्वारा किसी भी आव्यूह की जाति निकाल सकते हैं। फिर उसमें कोई डाउट है, कोई भी मतलब आप लोगों से कोई चीज नहीं आ रही है तो उसे नीचे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। हम अगले लेक्चर में उस चीज को एक्सप्लेन कर देंगे। तो जब अगले लेक्चर में हम आप लोगों को पूरी आव्यूह की संक्रिया क्या होती है इसे समझाएंगे
ऑब्लिक संख्या किस प्रकार अप्लाई करते हैं उसे लगाना बताएंगे। तो उस समय हम एक एग्जाम्पल लेकर फिर से उस ऑब्लिक की जाति निकालना आप लोगों को बता देंगे। अभी हमने आप लोगों को संक्रिया नहीं बताई है, तो हम संक्रिया अप्लाई नहीं कर रहे हैं, और बिना संक्रिया के जो उसकी विधि हल करने की वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे हमें कोई एक ऑब्लिक दिया है तो इसकी कोटि कितनी है, क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है, तो इसकी कोटि क्या हो गई, 3 हो गई। और हम बोलेंगे ये 3/3 का एक क्या है, ऑब्लिक है। इसकी पश्चात हम क्या करेंगे, इसमें संक्रिया लगाएंगे। संक्रिया जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक जो पंक्ति में लगाई जाती है कैपिटल आर से शो करते हैं, और जो स्तंभ में लगाई जाती हैं उन्हें कैपिटल सी से शो करते हैं। चूंकि इस ऑब्लिक की कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ शून्य नहीं है, अतः इसकी जाति 3 भी हो सकती है और 3 से कम भी होगी। लेकिन कोई ऐसा ऑब्लिक दिया हो और इसमें हमें पहले से क्या दिख रही, पंक्ति शून्य दिख रही है, तो ये ऑब्लिक में 3 है ही नहीं, 3/3 का ही नहीं है। ऑब्लिक में 2 पंक्तियां और 3 क्या है, स्तंभ है, अर्थात 2/3 का है। और 2/3 का होने के साथ साथ जब हम ऑब्लिक की जो जाति निकालते हैं, तो हम किसी भी ऑब्लिक की जो आप निकालते हैं, तो हम ऑब्लिक की जाति केवल वर्ग ऑब्लिक की जाति ही निकाल सकते हैं। अगर कोई वर्ग ऑब्लिक दिया है तो हम उसकी जाति निकाल पाएंगे। यदि किसी भी ऑब्लिक में पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर नहीं है, तो हम ऐसे ऑब्लिक की जाति नहीं ज्ञात कर पाएंगे। वर्ग ऑब्लिक क्या होता है, तो ऑब्लिक टाइप में पढ़ा भी था और सिंपल है। यदि किसी ऑब्लिक में पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, तो ऐसे ऑब्लिक को हम क्या बोलते हैं, वर्ग ऑब्लिक कहते हैं। तो इसके लिए वर्ग ऑब्लिक होना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि यदि पूरी पंक्ति क्या थी, ये अशून्य थी। यदि हम इसमें ऐसे शून्य बना दे तो क्या होगा, इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, क्योंकि इसकी जो एक पंक्ति और स्तंभ है पूरी तरह क्या है, शून्य है। तब इसकी जो जाति होगी वो 3 नहीं होगी, है ना, क्योंकि पंक्ति स्तंभ शून्य है। और जो अशून्य पंक्तियां स्तंभ है, तब उसकी जाति कितनी पंक्ति अशून्य है, 2, और 2 स्तंभ अशून्य है, जिससे इसकी कोटि क्या है, 2/2 का मतलब 2 है। तो इसमें अशून्य पंक्ति स्तंभ है, जब इसकी जाति निकालेंगे तो इसकी जाति 2 भी हो सकती है और 2 से कम भी हो सकती है। तो ये हमने क्या बताया पहले पॉइंट कि मतलब उससे बराबर होगी, कम होगी, मतलब कोई पंक्ति अशून्य छोड़ दी हमने ऐसे। अब हमने अब इसे छोड़ दिया, इसमें थी नहीं, अगले पॉइंट में क्या करेंगे, इसमें संक्रिया लगाएंगे। तो संक्रिया के द्वारा भी कोई भी पंक्ति यदि अशून्य होती है तो उसको भी छोड़ दिया जाएगा, मतलब उसे जाति में काउंट नहीं करेंगे। शायद हमारा 3/3 का व्यू है, हमने इसमें क्या लगाई, संक्रिया लगाई। संक्रिया लगाने पर इसमें क्या बन गया, इसकी एक पंक्ति और इस प्रकार इसके हमने एक स्तंभ को क्या बना दिया, शून्य बना दिया। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो जाति है वो 3 नहीं, 3 से कम है। जब 3 से कम है तो इसके पश्चात हम क्या करेंगे, इसकी जाति 2 है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम इससे 2 कोटि का एक उप ऑब्लिक ले लेंगे। 2 कोटि मतलब इसकी कोई भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभों को चुनेंगे। हम कोई भी चुन सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, और ये भी ले सकते हैं। हम इसके और एक बीच को छोड़ के भी ले सकते हैं। संगत लेंगे, ऐसा नहीं कि ये पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का ये ले लेंगे अब फिर दूसरी पंक्ति ले। संगत मतलब ये इसके साथ ये और ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते। संगत कोई भी 2 पंक्ति ले सकते हैं। फिर हमने कोई 2 पंक्ति ले ली यदि हमने, तो फिर क्या होगा इसके, अब इसे चेक करेंगे, मतलब इसकी जाति 3 तो नहीं है, तब 2 हो सकती है, 2 से कम हो सकती है। क्योंकि कोई पंक्ति स्तंभ अशून्य शून्य नहीं है, सब अशून्य है। इसे फिर संक्रिया लगाएंगे, संक्रिया के द्वारा ये चेक करेंगे, और इसमें संक्रिया के द्वारा ये चेक करेंगे क्या इसकी कोई पंक्ति और स्तंभ को शून्य बनाया तो नहीं जा सकता। और यदि इसकी कोई पंक्ति और स्तंभ को शून्य बनाया जा सके, मतलब हमने बना लिया इस प्रकार ऐसे, तो फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि इसकी पंक्ति और स्तंभ शून्य है तो इन्हें भी छोड़ देंगे। जब छोड़ देंगे तो इसकी जाति क्या होगी, 2 से कम होगी। जब 2 से कम होगी तो इसका एक ऐसा अवयव लेंगे, मतलब इसकी एक पंक्ति और एक स्तंभ वाला या जाति 1 वाला कोई उप अवयव लेंगे। और ऐसा उप अवयव जिसकी जाति 1 हो तो कोई भी एक अवयव ले लो।
इसे पंक्ति में भी गिना जाएगा और स्तंभ में भी गिना जाएगा। और क्या कहेंगे, इस आव्यूह में एक पंक्ति है और एक स्तंभ है। अब हम इसे अशून्य, ये जो अवयव है ये शून्य तो है ही नहीं है, और इसे संक्रिया द्वारा शून्य भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि केवल एक ही अवयव है। और किसी भी पंक्ति में संक्रिया लगाने के लिए स्तंभ में कम से कम 2 पंक्ति और 2 स्तंभों की आवश्यकता होती है। जब इसे अशून्य नहीं बनाया जा सकता तो फाइनल में इसकी जाति कितनी होगी, 1। और जो आव्यूह और जो इस उपाव्यूह, ये क्या है, उपाव्यूह किसका, ये सब इसके उपाव्यूह हैं, और जो इसकी जाति एक आई है तो ये जाति एक दिए गए मेन आव्यूह की भी वही जाति होगी जो इसके उप आव्यूह की है। तो इस प्रकार हमने कहा कि इसकी जाति ज्ञात कर ली। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी आव्यूह की जाति 1 से कम नहीं होती, क्योंकि यदि कोई भी आव्यूह का अस्तित्व है तो उसमें कम से कम एक अशून्य अवयव जरूर होगा। कैसे, यदि हम कोई आव्यूह ले लें और इसके क्या कर दिए हमने, सारे अवयव इस प्रकार शून्य कर दिए, और यदि सारे अवयव शून्य कर देंगे तो फिर ऐसे अवयव कोई अस्तित्व नहीं, शून्य अवयव है। लेकिन यदि हम इसका एक भी अवयव क्या कर देंगे, अशून्य कर देंगे, तो क्या कहेंगे इसकी, ये पूरी स्तंभ, पूरे स्तंभ, ये वाला पूरी पंक्ति स्तंभ शून्य है, छोड़ दो। तो हमने छोड़ने पर ये बना दिया। तो इसकी जाति क्या है, 3 नहीं, 3 से कम होगी। यदि समझाने के लिए देखें, इसकी कोटि 3 तो मानी नहीं जाएगी, समझाने के लिए 3/3 ले लें तो 3 से कम होगी। हमने 2 वाला कोई उप आव्यूह ले लिया, तो जब 2 वाला लिया है तो इसकी भी क्या है, एक पंक्ति और एक स्तंभ जो है वो पूरी तरह शून्य है, यह वाली, इसे भी छोड़ देंगे। जब 1 वाला लेंगे तो ये मिल जाएगा, क्योंकि एक आव्यूह है, ये इसका अस्तित्व है, क्योंकि इसके सारे अवयव शून्य नहीं है। लेकिन ये 3/3 का आव्यूह नहीं बोला जाएगा, ना 2/2 का आव्यूह बोला जाएगा। हमने केवल समझाने के लिए ऐसा लिखा है और बताया है यदि किसी भी आव्यूह का अस्तित्व है तो उसमें कम से कम एक अशून्य अवयव जरूर होगा। और इस प्रकार जब जाति निकालेंगे तो उसकी जाति क्या मिलेगी, 1 मिल जाएगी। मतलब किसी भी आव्यूह की जो जाति है वो क्या होती, कम से कम 1 तो होती है। तो ये थी आव्यूह की जाति। हमने आप लोगों को पहले बेसिक बताया कि उसकी जाति पंक्ति और स्तंभ पर डिपेंड करती है और किस प्रकार डिपेंड करती है। फिर ये हमारी जो थी पहली विधि, संक्रिया द्वारा आव्यूह की जाति निकालना। तो इसकी जो मेन पॉइंट या बिंदु है जो हमें पता होना चाहिए या जिसके द्वारा हम आसानी से जाति निकाल सकते हैं या जाति निकालना सीख सकते हैं, तो हमने आप लोगों को वो सारे पॉइंट बताए। फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया और इसमें विभिन्न स्थितियां बनाकर आप लोगों को समझाया। अब यदि हम एक एग्जाम्पल में संक्रिया लगा के ही बता दें, तो चूंकि अभी हमने आप लोगों को संक्रिया लगाना नहीं बताया है, इसलिए हम एग्जाम्पल लेकर संक्रिया लगाना नहीं बता रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों से संक्रिया लगाना बनती है वो लगाकर आसानी दे सकते हैं, लेकिन जिनसे संक्रिया लगानी नहीं बनती है तो जब हम उन्हें नेक्स्ट लेक्चर में संक्रिया बताएंगे क्या होती है, तो वहां पर भी एक आव्यूह लेकर उसकी संक्रिया के द्वारा जाति निकालना आप लोगों को बता देंगे। अभी आप लोगों को जाति निकालना समझ में आया होगा। और इसके साथ ही जब दूसरी विधि से बताएंगे आव्यूह को हल करके जाति निकालना, तो चूंकि हम आव्यूह को हल करना पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, तो वहां पर हम एक एग्जाम्पल को हल करना बता भी देंगे। और दोनों विधियों की बात की जाए तो आव्यूह को हल करके उसकी जाति निकालना आसान होता है और वो जल्दी निकल के आ जाती है। तो आप दो में से एक विधि से जाति निकालना भी सीख जाएंगे। ये वाली विधि का क्या इंपॉर्टेंट है, तो आव्यूह की बात करें तो आव्यूह का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। आव्यूह एक प्रकार का प्रेजेंटेशन है, निरूपण है, जिसके द्वारा हम कुछ समीकरणों को प्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो आप जिस प्रकार 3 पंक्तियां 2 पंक्तियां लेकर कोई उसमें x y अज्ञात राशियां हैं, तो हम विलोपन, प्रतिस्थापन और व्यंजन लगाकर उसमें x y की मान ज्ञात करते हैं, उसी प्रकार किसी भी आव्यूह के समीकरणों के गुणांकों को आव्यूह की पंक्ति के रूप में इस प्रकार लिखकर हम आव्यूह को हल करके भी उसमें जो अज्ञात राशियां उपस्थित हैं उनके मान निकाल सकते हैं। और जो आव्यूह को हल करने की संक्रिया बनाते हैं वो वही संक्रिया होती है विलोपन और प्रतिस्थापन। तो कौन होती है, विलोपन संक्रिया होती है। वहां पर हम 3 प्रकार की संक्रिया लगा सकते हैं, विलोपन या प्रतिस्थापन या व्युत्क्रमण।
यहाँ पे केवल हम विलोपन संक्रिया लगाते हैं जो सेम उसी तरह होती हैं। केवल आव्यूह के रूप में इस प्रकार आव्यूह के गुणांकों को ऐसे लिख दिया जाता है और अज्ञात राशियों को अलग करके ऐसे लिख दिया जाता है। बाद में हल करके उसी अज्ञात राशियों के मान ज्ञात कर लिए जाते हैं, है ना। और आव्यूह कुछ नहीं है, केवल एक प्रकार से समीकरणों को या फिर कुछ चरों को अचरों को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। और इस प्रकार जब आव्यूह में संक्रिया वही विलोपन विधि लगाकर मान निकालते हैं तो इसे बोल देते हैं आव्यूह को हल करना, और इसे बोलते हैं आव्यूह विधि। क्योंकि रसायनज्ञ ने जब आव्यूह को बताया, ऐसा आव्यूह को द्वारा किसी को प्रदर्शित करना बताया तो आव्यूह को हल करना और संक्रिया लगाना भी बताया गया। तो हम उन समीकरणों को आव्यूह में द्वारा आव्यूह के रूप में लिखकर उसमें संक्रिया लगाकर भी वही मान ज्ञात करते हैं। जो संक्रिया बड़ी आसान होती है उसी तरह होती है। और इसके साथ ही आव्यूह पढ़ना मतलब मेन चीज उसमें संक्रिया लगाना और संक्रिया के द्वारा आव्यूह को हल करना ही मेन होता है। वही आव्यूह में नई चीज है, ये तो आव्यूह कोई नई चीज ही नहीं है। और इस प्रकार संक्रिया के आधार पर ही ये विधि क्या होती है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रखती है, विधि इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन अभी हमें दो में से एक विधि छोड़ना हो तो आव्यूह को हल करके मान निकालना विधि आसान होती है, उसका कम समय में आंसर आ जाता है और उसमें गलती भी नहीं होती है। इसके साथ हमने आप लोगों को जो आव्यूह की जाति समझाई, तो इसके आधार पर यदि हम आव्यूह की जाति को डिफाइन करें, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो आसानी से डिफाइन किया जा सकता है। यदि हम पहले आव्यूह की जाति डिफाइन करते या इसकी डेफिनेशन बताते तो शायद आप लोगों को इसकी डेफिनेशन थोड़ा कठिन लगती और आसानी से समझ में नहीं आती। लेकिन अब बता रहे हैं तो आसानी समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम आव्यूह की जाति को जान गए हैं। तो हम आव्यूह की डेफिनेशन बता दे रहे हैं। इसके साथ ही हमारे फर्स्ट चैप्टर में आव्यूह के संबंधित एक प्रमेय भी है, जिसे हम जब आव्यूह की जाति निकालने की दूसरी विधि बता देंगे तो उसके अगले लेक्चर में हम बताएंगे आव्यूह की जाति संबंधित वो प्रमेय क्या है, या फिर अगली लेक्चर में प्रमेय को बता देंगे, ताकि हमारा आव्यूह की जाति टॉपिक जो हमारा सब टॉपिक है वो पूरा हो जाए। फिर हम कुछ एग्जाम्पल लेकर या फिर आव्यूह की जाति संबंधित जो अन्य टॉपिक हैं या इससे आधार पर जो हम आव्यूह में अन्य चीजें ज्ञात करते हैं, हम वो आप लोगों को उसके बाद अगले लेक्चर में आगे के लेक्चर में बताएंगे। अभी हम क्या सीख गए हैं, कोटि निकालना और जाति निकालना। कोटि देख कर बता सकते हैं और जाति निकालने की जो दो विधियां हैं उनके द्वारा हम उसकी जाति निकाल लेते हैं। यदि उसकी डेफिनेशन देखें कि आव्यूह की जाति की डेफिनेशन क्या होगी, तो क्या होगी इसकी जाति की डेफिनेशन, तो हमने क्या देखा, यदि किसी भी आव्यूह की जाति यदि R है तो किसी भी आव्यूह की जाति R कब होगी, तो किसी भी आव्यूह की जाति R होगी यदि ये दो शर्तों का पालन करे। नंबर एक, R कोटि के उस आव्यूह R कोटि के उस आव्यूह का मान क्या होना चाहिए, अशून्य होना चाहिए, है ना, अशून्य होना चाहिए। और नंबर दूसरा, R+1 कोटि के उस आव्यूह के अधि आव्यूह बोलते हैं, जिसे हम अधि आव्यूह का मान शून्य होना चाहिए, है ना। मतलब क्या बोलना चाहिए, यदि कोई भी आव्यूह दिया है ना, तो उसकी जाति R कब होगी, यदि हमने क्या लिया है, एक R कोटि का कोई आव्यूह लिया है या फिर एक उप आव्यूह लिया है, आव्यूह भी बोल सकते हो, या फिर हमने क्या लिया है, उप आव्यूह ले लिया, मतलब वो किसी एक आव्यूह का भाग है। कोई स्वतंत्र आव्यूह भी हो सकता है और किसी आव्यूह का भाग भी हो सकता है, उप आव्यूह है, तो उसकी जाति R कब होगी, उसकी जाति R कब होगी, जब उसकी जो कोटि है तो उस कोटि का आव्यूह है उसका मान क्या होना चाहिए, अशून्य होना चाहिए।
अब ये मान हम कैसे निकालते हैं, चाहे हल करके निकाल लें और चाहे संक्रिया द्वारा निकाल लें। संक्रिया द्वारा भी ये कैसे निकालते हैं, ये हमने देखा इसकी कोई पंक्ति या पूरी स्तंभ क्या है, 0 है, तो फिर उस आव्यूह का मान क्या होता है, 0 होता है। ऐसे आव्यूह का मान क्या होता है, 0 होता है। तो मतलब यहाँ पे जब कोई पंक्ति स्तंभ 0 बना लिया जाता है तो चूंकि उसे बिना हल किए क्या कह सकते हैं, बिना हल किए हुए बताया जा सकता है कि उसका मान 0 है, और जब 0 होगा तो वो कोटि जो है, तो जो उसकी कोटि है वो उसकी तो इस स्थिति में जो उस आव्यूह की कोटि है वो उसकी जाति नहीं होगी, अर्थात जाति का मान कोटि से क्या होगा, कम होगा। और दूसरी चीज, जो उस की कोटि दी है उससे अधिक मान वाली कोटि के आव्यूह, जिसे क्या बोल सकते हैं, अधिक आव्यूह, मतलब जो उससे बड़ा वाला, मतलब जो ये आव्यूह जिसका क्या हो, भाग, यदि स्वतंत्र तो कोई बात नहीं है, स्वतंत्र नहीं है तो ये जिसका भाग है उस अधिक आव्यूह का मान क्या होना चाहिए, 0। मतलब r+1, हमें ऐसा नहीं है कि सभी r+1, कोई भी नहीं है। यदि हमने ले लिया 2 तो फिर मतलब ऐसे 2 मतलब एक मतलब 3 कोटि के सभी आव्यूह, मतलब जिसकी बात हो रही है, यदि मतलब ये किसी का भाग हो तो मेन आव्यूह जो है उससे अधिक कोटि वाला, मतलब जो उससे संबंधित है उसका मान क्या होना चाहिए, 0। जब उससे अधिक कोटि वाले आव्यूह का मान 0 होगा तभी तो हम उसे चेक करेंगे, मतलब उसके r+1 कोटि के आव्यूह का मान 0 है तो मतलब इसकी कोटि r+1 नहीं होगी, एक कम होगी, तो हम r ले लेंगे और r के लिए उसे क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, और जब r के लिए चेक करेंगे उसका मान क्या आएगा, 0, तो वो उसकी क्या बन जाएगी, जाति बन जाएगी। तो ये क्या हो गई हमारी आव्यूह कोटि की परिभाषा, कि किसी भी आव्यूह उपाव्यूह की, किसी भी आव्यूह या उपाव्यूह की जाति r कब होगी, जब r कोटि के उपाव्यूह का मान 0 हो और r से अधिक, और मतलब r से अधिक मतलब r+1 r+2 कोई भी कर दो उससे अधिक तो ये कोटि के उससे संबंधित आव्यूह का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये क्या हो गई हमारी आव्यूह की कोटि की आव्यूह की जाति परिभाषा हो गई। और आज के लेक्चर में हमने आप लोगों को आव्यूह जाति को वैसे समझाया और इसे ज्ञात करने की एक विधि बताई जिसे बोलते हैं संक्रिया विधि द्वारा या संक्रिया के द्वारा आव्यूह की जाति निकालना। और इसके बाद जो इसकी दूसरी मेथड है आव्यूह को हल करके आव्यूह को हल करके उसकी जाति निकालना, वो हम आप लोगों को बताएंगे इसके अगले लेक्चर में। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। और इसके साथ ही यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो आप उसे नीचे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।